राज एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक सुंदर लड़का था। शहर में उसके पास 2 मकान, एक गाड़ी थी। जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी छोटी बहन मोना और माँ जानकी जी के साथ रहता था। उसके पिता का हाल में ही निधन हो गया था, इसीलिए जानकी जी ने अपने बेटे के सामने गांव का पुराना मकान बेचने का प्रस्ताव रखा। अब गांव में उनके परिवार से कोई रहता नहीं था, सब शहर में आकर बस गए थे। राज सुबह की बस पकड़ के अपने गांव निकल पड़ा। गांव शहर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर था। बस रास्ते में रुकते रुकते और नए पैसेंजर को लेते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी बस में एक बेहद सुंदर लड़की और उसके साथ उसकी चाची और बहन चढ़ने लगे। राज बस में चढ़ते उतरते लोगों को देख रहा था। उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर गई और उसी पर ठहर गई। उसकी प्यारी सी मुस्कान और सीधे साधे ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। एक तेज हवाओं का झोंका आया और उसके दुपट्टे से उसका मुंह ढक गया। वो दुपट्टा ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी, पर चंचल पवन उसकी दुश्मन बनी हुई थी। जैसे ही उस लड़की ने अपने चेहरे से अपना दुपट्टा हटाया, उसकी नज़र राज पर पड़ी। वह उसी की तरफ बिना पलक झपकाए टुकुर टुकुर देख रहा था। वो भी राज को देखकर मुस्कुराई और शर्मा के उसने अपनी आंखें फेर ली। गांव आते ही बस रुकी। लड़की ने राज को एक नज़र देखा और बस से उतर गई। यह तो वही गांव था जहां राज को भी उतरना था। राज भी बस से उतरा और गांव के कच्चे रास्ते पर चलने लगा। लड़की, उसकी चाची और बहन आगे आगे चल रहे थे और राज उनके पीछे पीछे चल रहा था। पीछा करने का उसका कोई इरादा नहीं था, पर सबकी मंजिल एक ही गांव थी। लड़की की चाची रुकी, पीछे देखा और राज को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और पूछा, कौन हो भाई? पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा मैंने। राज मुस्कुराया और बोला, जी मैं सहदेव सिंह का बेटा हूँ। मेरे दादा रामनिधि सिंह जी का पुराना मकान और थोड़ी ज़मीन है यहाँ पर। हमारे परिवार से अब यहाँ कोई नहीं रहता, तो मैं उस ज़मीन और मकान को बेचने के लिए शहर से गाँव आया हूँ। चाची खुश हो गई और राज की पीठ थपथपाकर बोली, तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे हो। उनका घर हमारे घर के बगल में ही है। बहुत छोटे थे तब तुम्हें देखा था। चड्ढी पहन के हमारे सामने घूमा करते थे। अब तो जवान हो गए हो। चलो हमारे घर खाना खाकर ही जाना। चाची की बात सुनकर राज थोड़ा शर्मा गया और वह दोनों लड़कियां मन ही मन हंसने लगी। राज चाची के साथ गांव की तरफ चलने लगा। उन्होंने उनके साथ चल रही उनकी बेटी रिया और उनकी जेठानी की बेटी गहना का परिचय दिया। राज और गहना ने एक दूसरे को सामने से देखा और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। चाची बातें किए जा रही थी और राज और गहना एक दूसरे को चुप चुप के देख रहे थे। उतने में चाची का घर आ गया। दोपहर का समय था। सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। चाची ने गहना को पानी लाने को कहा। गहना ने सबको पानी पिलाया। थोड़ी देर में गहना के चाचा जी भी आ गए। शाम होते ही चाचा जी राज को उसके मकान और ज़मीन के दर्शन करवाने ले गए। राज ने उसकी माँ को फ़ोन पर बता रखा था कि वो विकास चाचा के यहाँ रुक रहा है। उसकी माँ को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने पहले ही एजेंट से ज़मीन और मकान के लिए बात कर रखी थी, इसीलिए ज़मीन का खरीदार उन्हें मिल गया था, पर घर का अभी तक कोई खरीदार मिला नहीं था। रात को खाना खाने के बाद सब आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। अगल बगल के पड़ोसी भी राज से मिलने के लिए इकट्ठा हुए और उससे ढेर सारी बातें की। राज को यहाँ अपनापन लग रहा था। सब रात को छत पर सोने के लिए चले गए। आधी रात को जब सब सो रहे थे, तब अचानक राज की आंख खुली। गहना पानी के घड़े के पास खड़ी पानी पी रही थी। पता नहीं क्यों आज उसे भी नींद नहीं आ रही थी। राज उठा और गहना की तरफ बढ़ने लगा। गहना भली भांति समझ गई थी कि राज उसे मन ही मन चाहने लगा है। राज गहना के पास पहुंचा और तभी गहना ने पानी से भरा हुआ गिलास राज की तरफ आगे बढ़ाया। राज ने भी मौका देखते हुए गिलास के साथ साथ उसके हाथों को अपने हाथों से छू लिया। गहना के बदन में मानो बिजली सी चल पड़ी। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। राज धीमी आवाज़ में बोला, गहना, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम भी मुझको पसंद करती हो तो मैं मेरी माँ से इस बारे में बात करूँ। गहना ने राज से नज़र मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हमारे पड़ोसी के बेटे हो। उनका घर हमारे घर के बगल में ही है। बहुत छोटे थे तब तुम्हें देखा था। चड्ढी पहन के हमारे सामने घूमा करते थे। अब तो जवान हो गए हो। चलो हमारे घर खाना खाकर ही जाना। चाची की बात सुनकर राज थोड़ा शर्मा गया और वह दोनों लड़कियां मन ही मन हंसने लगी। राज
कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही राज खुशी से झूम उठा और उसने गहना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में पकड़े काफ़ी देर वहीं खड़े रहे। तभी चाची जी के खांसने की आवाज़ आई। फटाफट दोनों अपने अपने गद्दे पर लेट गए। रात भर एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहे। आज सुबह राज को वापस शहर जाना था। वह नहा धोकर तैयार हुआ और चाचा जी के साथ ज़मीन की कार्यवाही करने निकल पड़ा। सब काम निपटाकर वह लोग दोपहर को वापस आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद राज ने सबसे विदा ली, पर गहना कहीं नजर नहीं आ रही थी। राज जैसे ही बस स्टेशन के करीब पहुंचने की तैयारी में था कि अचानक गहना उसके सामने आ गई। गहना को सामने देखकर राज खुशी से उछल पड़ा। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें की और जल्दी ही फिर से मिलने के वादे के साथ राज ने उससे विदा लेते हुए उसके सर को चूम लिया। राज को दूर जाते हुए देख गहना का मन उदास हो गया। घर पहुंचते ही राज अपनी माँ के गले से लिपट गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की खुशी माँ से छुपी नहीं थी। माँ ने मजाक मजाक में ही उससे पूछ लिया कि गांव में अपने लिए कोई लड़की पसंद करके आ गया क्या। राज के मुंह से निकल गया, माँ तुमको कैसे पता चला। माँ हूँ मैं तुम्हारी, बताओ वह खुशनसीब कौन है। राज ने माँ से कहा, सुमन चाची की लड़की गहना। गहना का नाम सुन के जानकी का मन थोड़ा कड़वा हुआ, पर अपने मन की बात उन्होंने राज के आगे जाहिर नहीं होने दी और बोली, ठीक है, पहले हाथ मुंह धो लो, खाना खा लें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। दरअसल जानकी अपने बेटे के लिए एक अमीर घराने की बेटी ढूंढ रही थी जो अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर आए, और वह जानती थी कि गहना एक गरीब परिवार की बेटी है। उसके माता पिता ठीक से उसकी शादी करवा सकें उतने पैसे भी उनके पास नहीं हैं। जानकी जी ने प्यार से उसे गहना से शादी ना करने के लिए समझाया, पर राज जिद पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ गहना से ही करेगा, वरना नहीं करेगा। आखिरकार जानकी जी को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। गहना को इस बात का पता चलते ही उसके तो जैसे पंख निकल आए और वो खुशी से नाचने लगी। घर के लोगों की उपस्थिति में गहना और राज की सगाई की गई। रेड कलर की साड़ी में गहना बेहद सुंदर लग रही थी। आज उसका रूप और भी निखर के आ रहा था। सगाई के बाद जानकी जी अपना मकान देखने चली गईं और बाकी लोग भी उनके साथ गए, पर राज रुक गया। राज ने गहना को एक सोने की चैन दी। गहना के कहने पर राज ने अपने हाथों से उसे पहनाई। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, तो राज ने गहना को गले से लगा लिया। अब राज और गहना हर रोज़ फ़ोन पर घंटों बातें करते। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। शादी के लिए पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया, जो अगले महीने का था। परिवार वाले शादी की तैयारी में लग गए। देखते ही देखते महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। राज दूल्हे के जोड़े में बेहद आकर्षक लग रहा था। पंडित जी ने मंत्र का उच्चारण चालू किया। बारातियों का स्वागत ठंडाई से किया गया। सब दुल्हन के मंडप में आने की राह देख रहे थे, खासकर राज। तभी मकान का दरवाज़ा खुला और गहना अपने कदमों से चलकर धीरे धीरे बाहर आई। वह परियों से भी अधिक सुंदर लग रही थी। पंडित जी ने शादी की बाकी रस्म संपन्न की और विवाह पूर्ण हुआ। विदाई का समय हो गया। गहना अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई। राज ने उसे संभाला और वह कार में बैठ गए और बारात शहर की तरफ रवाना हो गई। घर पहुंचकर राज की माँ ने अपनी बहू का स्वागत किया। सिक्का खोजने की रस्म में गहना की जीत हुई और यह देखकर जानकी जी को दुख हुआ, पर वह सबके सामने खुश होने का दिखावा करती रही। सारी रस्मों के बाद गहना को उसके कमरे में बिठाया गया। राज उसके पास आकर बैठा, उससे प्यार भरी बातें की और बड़े प्यार से उसने गहना का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे जानकी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। गहना तुरंत ही जाग गई और दरवाज़ा खोला तो जानकी जी ने बताया कि आज माता के मंदिर दर्शन के लिए जाना है, इसीलिए दोनों जल्दी तैयार हो जाओ। जानकी जी ने शादी की रस्मों के बाद गहना को घर के कामों में व्यस्त कर दिया ताकि वह राज के साथ समय ना बिता सके। गहना अपने साथ मायके से जो भी चीज़ें लेकर आई थी उसका जानकी जी मजाक बनाना चाहती थी,
सारे पड़ोसियों के सामने कितनी सस्ती चीज़ें लेकर आई है वगैरह वगैरह बोलकर गहना को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। गहना को बहुत दुख हुआ पर वह चुप रही। जब सब लोग चले गए तब वह कमरे में जाकर रोने लगी। राज ने उससे रोने का कारण पूछा। उसको मायके की याद आ रही है, ये कहकर राज को सच्चाई नहीं बताई। राज गहना को चुप करा ही रहा था कि तभी जानकी जी ने उसे फिर से बुलाकर घर के कामों में लगा दिया। गहना को समझ में आ गया था कि जानकी जी उसे पसंद नहीं करती, पर उसने धैर्य रखते हुए उनकी बड़ी सेवा की। जानकी जी के मुंह से निकले उससे पहले ही गहना वो काम निपटा देती थी, पर जानकी जी उसके काम में कोई न कोई कमियां निकालती ही रहती और बहस करती रहती। यह सब तभी होता जब राज घर से बाहर होता। घर के कामों से थकी गहना कहीं न कहीं राज को समय देने में निष्फल हो रही थी। राज भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था। आखिरकार वह उसे बेइंतहा मोहब्बत जो करता था, इसीलिए उसने गहना के साथ समय बिताने के लिए हनीमून पर जाने का प्लान बनाया, जो जानकी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर वह करती भी क्या, बेटे के फैसले के आगे वो चुप रही। 5 घंटे के सफ़र के बाद बस होटल पर जाकर रुकी। सभी कपल बस से उतरे और अपना अपना सामान लेकर रूम की तरफ चल दिए। होटल का रूम बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था। बाहर से अच्छी हवा भी आ रही थी। खाना उन्होंने रूम में ही मंगवा लिया। नहाने के बाद गहना ने तौलिया मांगा तो राज ने तौलिए के साथ साथ गहना के लिए जो नाइट सूट खरीदा था वह भी थमा दिया। छोटे कपड़े देखकर गहना को पहले तो शर्म आई, पर आज के दिन का वो कब से इंतजार कर रही थी जब राज और वह अकेले हों। तो उसने वो कपड़े पहने और बाहर आई। गहना को देख राज के दिल में बिजली दौड़ गई। देखते ही देखते 10 दिन कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। वे अपने जीवन की खूबसूरत यादों को समेटे हुए घर आ गए। कुछ दिनों बाद राज को कंपनी के काम से 1 महीने के लिए विदेश जाना पड़ा। राज के जाते ही जानकी जी गहना को और ज़्यादा परेशान करती और उसे धमकाती। उसके छोटे छोटे कामों में कमियां निकालती। मोना भी अपनी भाभी को कोई ना कोई काम बताती रहती, उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। माँ और बेटी दोनों गहना को ताने मारते रहते। अकेली पड़ गई गहना अपने कमरे में जाकर रो देती। उसकी दिक्कतें और भी बढ़ गई जब जानकी की बहन शक्को मौसी उनके यहाँ रहने आई। शक्को मौसी ने जानकी जी को खूब उकसाया। वह कहने लगी कि यह कैसी गरीब घर से बहू लेकर आई हो, ना ही इसमें कपड़े पहनने का सलीका है और ना ही बोलने का, एकदम देहाती लगती है। इससे अच्छा तो तुम मेरी बताई हुई लड़की से अपने बेटे की शादी करवाती। पता है उसके पिता उसके ससुराल वालों को बंगला गाड़ी देने वाले हैं और 20 तोला सोना भी। शक्को की बातें सुनकर जानकी का लालच और भी बढ़ गया। उस रात हमेशा की तरह सबके खाना खाने के बाद गहना खाना खाने बैठी तो जानकी जी ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे लिए 1 गिलास पानी तो लेकर आ, बड़ी प्यास लगी है। गहना जानकी जी के लिए पानी लेकर गई। तभी जानकी जी ने उसकी सब्जी में जहर मिला दिया। भोली गहना को जरा भी पता नहीं चला कि उसके खाने में जहर मिलाया गया है। खाना खाकर उसने घर का सारा काम खत्म किया। तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसको उल्टियाँ होने लगी। उसने जानकी जी को बताया और डॉक्टर को बुलाने को कहा, पर जानकी जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह राज को फ़ोन लगाने ही जा रही थी, पर उसको उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पहले ही मोना ने कहीं छुपा कर रख दिया था। लालची जानकी जी को जरा सा भी एहसास नहीं था कि उन्होंने क्या अपराध कर डाला है। लालच उन पर इतना हावी हो गया था। तीनों ने मिलकर गहना को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर सुनसान जगह पर जाकर दफना दिया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ करके वहीं दफना दिया और वापस आकर सो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन करीब सुबह 9 बजे गहना के फ़ोन पर राज ने कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए उसने माँ को फ़ोन लगाया। जानकी जी ने घबराते हुए फ़ोन उठाया। राज जब गहना के बारे में पूछने लगा तो जानकी जी ने कहा कि गहना ज़रूरी काम से बाहर गई है, तुम थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन करना। जब से बीबी आई है तब से माँ से तो बात करता ही नहीं। राज बोला, नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं कल घर वापस आ रहा हूँ, बस यही उसे बताना था।
उसने माँ से बहुत सारी बातें की और फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन राज अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। उसने पहले से ही फ़्लाइट की टिकट बुक करवा रखी थी, तो वह फटाफट तैयार हुआ और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकला। ये सफ़र एक दिन का था। दूसरे दिन वो अपने घर करीब शाम के 5 बजे पहुंचा। उसने घर की घंटी बजाई तो मोना ने दरवाज़ा खोला। वह अपनी माँ के गले लगा और मौसी के पैर छुए। घर में सब मौजूद थे, पर गहना उसे कहीं नज़र नहीं आई, तो उसने माँ से उसके बारे में पूछा। जानकी जी ने फिर से बहाना बनाया कि गहना की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उसे अचानक गांव जाना पड़ा। राज ने पानी पिया, पर उसे चैन नहीं था। वह बार बार गहना को फ़ोन लगा रहा था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। राज ने गांव में उसकी माँ और पिताजी को भी फ़ोन लगाया, पर किसी ने उठाया नहीं। जानकी जी बोली, इतना टेंशन मत ले, जब उसे टाइम मिलेगा वह फ़ोन कर लेगी। तू अभी थका हारा आया है, आराम से सो जा। माँ की बात मानकर राज खाना खाकर सोने चला गया। वह इतना थक गया था कि उसको तुरंत नींद आ गई। सुबह जब राज की आँख खुली तो उसने मोबाइल में देखा तो गहना के 2 मिस्ड कॉल थे। उसने फिर से गहना को फ़ोन लगाया और इस बार भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आया था। राज माँ के पास गया और गहना के मिस्ड कॉल वाली बात उन्हें बताई। राज बोला कि 2 दिन से जब भी मैं गहना को फ़ोन करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है, पर उसके कॉल आते रहते हैं। आखिर क्या बात हो सकती है? राज की यह बातें सुनकर जानकी जी का चेहरा फीका पड़ गया। उन तीनों के होश उड़ गए। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आखिरकार मरी हुई गहना कैसे बात कर सकती है। तीनों खामोश खड़े रहे। आखिरकार मरी हुई गहना ने फ़ोन किया कैसे? कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गई? हमने तो ठीक से चेक किया था, वह मर गई थी, हमने ही उसे दफनाया था। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। जानकी जी ने देखा तो मोबाइल में गहना के उसी फ़ोन का नंबर दिखाई दिया जो उन्होंने उसकी लाश के साथ दफन किया था। जानकी जी तो बेहोश हो गई। वह तो अच्छा हुआ कि राज गहना के माता पिता से मिलने के लिए निकल गया था। जानकी जी होश में आई तो फ़ोन की घंटी अभी भी बज रही थी। जानकी जी ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया तो सामने से गहना की आवाज़ आई। वह बोली, माँ जी, मेरा क्या कसूर था? गहना की आवाज़ सुनकर वो फिर से बेहोश हो गई। मोना ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। जानकी जी को धीरे धीरे होश आया। सब डरे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मोना बोली, भाभी की रूह भटक रही है, वह हम सबको मार डालेंगी, वे हमसे बदला लेने आई है। उधर राज गहना के गांव पहुंचा। गहना के माता पिता को वहां सही सलामत देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने उनसे गहना के बारे में पूछा। गहना के माँ बाप ने उसे बताया कि उन्होंने 1 हफ्ते से गहना से बात ही नहीं की। राज बोल उठा, आप तो बीमार थी और इसीलिए वो यहाँ आई थी। गहना की माँ ने इस बात से इनकार किया और कहा कि हम जब भी फ़ोन लगाते वह काम में व्यस्त होती और 2-3 दिन से तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। फिर हमने बेटी को ससुराल में बार बार फ़ोन करके परेशान करना ठीक नहीं समझा। आखिर हमारी बेटी कहाँ गई? वह अपने ससुराल में भी नहीं और ना ही यहाँ आई है, तो वो कहाँ चली गई? दामाद जी, आप हमारी बेटी को ढूंढ के ले आओ। गहना की माँ जोर जोर से रोने लगी। राज बोला, आप चिंता न करें, गहना सही सलामत होगी। राज ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और पूछा, माँ, तुम तो ये कह रही थी कि गहना की माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो गांव गई हुई है, पर वो तो यहाँ पर नहीं आई। जानकी जी बोली, पर वह तो हमें यही बताकर गई थी। राज ने कहा, कोई बात नहीं माँ, हम उसे ढूंढ ही लेंगे। राज और गहना के पिताजी थाने गए और गहना के गुम होने की FIR लिखवाई। पुलिस ने कुछ सवाल पूछे और फिर उनसे कहा, ठीक है, आप लोग घर जाइए, हम जल्दी ही छानबीन शुरू करते हैं। अगर कुछ भी पता चला तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। राज और गहना के पिता घर आए, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। वह गहना का नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से गहना बोली, राज मुझे बचा लो। राज ने कहा, तुम कहाँ हो गहना, तुम्हें क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। मेरी माँ ने बताया कि तुम गांव आई हुई हो, तो मैं तुमसे मिलने इधर आ गया, पर तुम तो यहाँ भी नहीं हो, आखिर तुम हो कहाँ? सामने से गहना बोली, मैं आपके घर। और उसका कॉल कट गया। राज और बेचैन हो गया। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया
और पुलिस को गहना के कॉल के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत वापस गहना को कॉल लगाया, पर फिर से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। पुलिस ऑफिसर ने गहना का फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दे दिया और राज को दिलासा देकर घर जाने को कहा। तभी राज के मोबाइल पर उसके पड़ोसी का फ़ोन आता है। वह बताता है कि राज, तुम्हारे घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। राज यह बात पुलिस को बताता है। पुलिस ऑफिसर शहर की पुलिस को राज के घर जाकर छानबीन करने को कहते हैं। राज, गहना के माता पिता और गांव के पुलिस ऑफिसर भी शहर के लिए रवाना हो गए थे। वे भी यहां आ पहुंचे। राज ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। इसीलिए पुलिस ऑफिसर ने दरवाज़ा तोड़ने का हुक्म दे दिया। हवलदारों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। जब सब घर के भीतर गए तो घर के अंदर का मंजर बहुत ही भयावह था। जानकी जी ने गहना की आत्मा से खुद को बचाने के लिए तांत्रिक को बुलवाया था। पूरे घर में धुआं ही धुआं फैला हुआ था। उस धुएं के पीछे हल्की सी रोशनी में गहना की झलक दिखी। जानकी जी रोते हुए बोली, गहना बेटा, हमें माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैंने ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, लेकिन इस सक्को ने मुझे दहेज के लिए उकसाया था। बोली थी कि राज की शादी किसी बड़े घर में करवाएगी। मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो। राज ये सब सुनकर दंग रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गहना के माता पिता की आंखें खुली की खुली रह गई। सबको यकीन हो ही नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी सामने से गहना की आत्मा आगे चल कर आई और बोली, राज, ये सब मुझे दहेज के लिए परेशान किया करते थे, ताने देते रहते थे, पर मैंने तुम्हें या मेरे माता पिता को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जब तुम यहाँ नहीं थे तो शक्को मौसी यहाँ रहने आई और उन्होंने माँ को भड़काया और मुझे मारने का प्लान बना लिया। पर ये भूल गई थी कि जीवन और मौत तो भगवान के हाथों में है। जब माँ जी ने मुझे पानी लाने के लिए कहा तो जल्दी जल्दी में मैं खाली गिलास ही लेकर चली आई थी। तभी मैंने उन्हें सब्जी में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने पल्लू के नीचे छुपाई अपनी दूसरी कटोरी की सब्जी से थाली वाली कटोरी की सब्जी चेंज कर ली और फिर तबीयत खराब होने का नाटक किया। ये लोग सुनसान जगह पर ले जाकर मुझे मेरी लाश को दफना दिया और मेरे मोबाइल को भी वहीं छोड़ दिया। मैंने जानबूझकर अपने मोबाइल से माँ जी के नंबर पर कॉल किया और उनको भूत प्रेत बनकर डराने की कोशिश की ताकि ये अपना जुर्म स्वीकार कर सकें। मैं राज से बात करना चाहती थी, सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन डर लगता था कि कोई भी बेटा अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की गई। तांत्रिक बाबा को पुलिस पकड़ने गई तो पता चला कि वह गहना की मदद करने आया था। वह तो राज का पड़ोसी ही था। राज को जब पता चला कि उसकी माँ ने ही गहना को दहेज के लालच में आकर मार डालने की पूरी कोशिश की और बाद में इतनी कहानियाँ बनाई, तो यह सुनकर वो आग बबूला हो गया। वह उसकी माँ पर चिल्लाने लगा। राज ने गहना को सीने से लगा लिया और हिचकी लेकर रोने लगा। अपनी माँ से बोला, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। यही आपकी असली सज़ा है। आपने खुद अपना घर बर्बाद कर दिया। गहना मेरी ज़िंदगी है, उसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है। आपको धन मुबारक हो। इतना कहकर वह दोनों अपना सामान पैक करने लगे। तो आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।